नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार द एंड शो में। और सुनील जी मेरे साथ हैं। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में एक बार सुनील सर के व्यूज जरूर लेंगे। और जो पिछली बार हमने डिस्कशन किया था उसमें बहुत सारे व्यूज के साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। लोगों ने बहुत सारी तारीफ की है, अच्छे व्यूज उनको लगे और कुछ सवाल भी पूछे हैं। तो उसमें से कुछ सवाल भी हम लोग एड्रेस करेंगे। और सुनील सर देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए सवाल कौन सा हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। तो पहले तो सर, जो पिछले हफ्ते हुआ है ना, लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया, बहुत उत्साह में है। और लोगों की ऐसी इच्छा है भी है और उनको ऐसा लगता भी है कि मार्केट अब न्यू हाई बना ही देगा। आपका क्या व्यू है? नहीं बनाएगा, मगर बहुत जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो जरूर बहुत कम हो गई है। तेल के दाम के ऊपर जो चिंताएं थी वो भी अभी हट गई है, ठीक है। और डोमेस्टिक की भी मानसून की जो खबरें आ रही है वो ठीक ही आ रही है कि प्रोग्रेस ठीक है, एक हफ्ते पहले आ गया। तो ओवरऑल ऐसी कुछ चीज नहीं है जो नेगेटिव हो सकती है। खाली मैं बहुत जल्दबाजी मैंने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक वो बीटीए का अनसर्टेनिटी एक ट्रिगर होगा एफआईएस के लिए। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है, आपको एक जबरदस्त वापसी एफआईएस का देखिए। अब तक डीआईएस ने सपोर्ट किया है मार्केट को, एफआईएस की वॉलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व किया है और अपने मार्केट को गिरने नहीं दिया। मगर उस चीज में एक और चीज शामिल है कि हमारी मार्केट सस्ता भी नहीं होगी, राइट। तो हमारी मार्केट अभी भी एक लॉन्ग टर्म तौर से देखें तो वैल्यूएशन में हाई है, बाकी देशों के कंपैरिजन में भी हाई है। तो क्या है कि इसमें चीज कि अब जो मार्केट की उतार चढ़ाव में कंसिस्टेंसी डीआईआई फ्लोज की है, तो सिचुएशन में जब एफआईएस भी खरीदारी करते हैं और डीआईएस का तो कंटिन्यू होगा, तभी मार्केट न्यू हाई पहुंचेगी। तो ये डेल्टा फैक्टर जो होता है वो डीआईएस की नहीं है, डेल्टा फैक्टर है एफआईएस की, राइट। बट सेकेंड चीज जो मैं कहूंगा कि क्या है कि डीआईएस की बिहेवियर बहुत अनयूजुअल रही है। क्यों मैं कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने या वाईटीडी या 6 महीने, अभी वाईटीडी तो 6 महीने हो गया, तो देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स की बढ़त 8%, 5% की करीब हुई है, राइट। नहीं 8% है, निफ्टी का तो 8% है 6 महीने का रिटर्न। और उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। ये बहुत अजीब सी चीज है, क्योंकि जब डीआईएस नॉर्मली खरीदारी करते हैं, डीआईएस ब्रॉडर मार्केट से सपोर्ट मिलता है नॉर्मली आपको सर इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा। हमने देखा, मैं डीआई और एफआई का डेटा देख रहा था, तो मार्च ऑनवर्ड्स एफआई नेट बायर है मंथ ऑन मंथ। और अभी भी अगर आप पूरा ईयर टू डेट देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि उन्होंने शुरू में बहुत बेचा था। लेकिन पिछले 3 महीने से वो बायर हो गए हैं, लगभग 25,000 करोड़ की उनकी नेट बाइंग है लास्ट 3 मंथ्स में एफआई की। तो हो सकता है कि वो भी लार्ज कैप की तरफ ही गए हो। नहीं, सी एफआईएस तो लार्ज कैप की तरफ ही जाएंगे, बट मेरा क्या कहना है कि डीआईआईस का फ्लोज जो है ना, एसआईपी बुक का फ्लोज 55 to 60% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने लायक पैसा है, राइट। माने वो जो भी जहां पे भी उनका एक ऑप्शन रहा है, जैसे फ्लेक्सी कैप में या मल्टी कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, जहां पे भी उनको ऑप्शन रहा है, उन्होंने भी लार्ज कैप ही खरीदा है, राइट। तो ये बहुत अजीब सा बिहेवियर है कि नॉर्मली एक डोमेस्टिक फोकस होता है डीआईएस का, और वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जहां पे स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा शेयर होता है ना। पर इस बार उन्होंने लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स को ज्यादा खरीदे हैं, इसलिए आपको वो रिटर्न मिला। एंड एफआईएस की वापसी भी उसको कंट्रीब्यूट कर रही है। मगर आप जो कह रहे हैं 25,000 करोड़, बस इसी महीने में आपको 70,000 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है। तो आप 3 महीने में 25,000 की बात करें, मैं 1 महीने में 70,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एफआईएस की जो वापसी आती है तो ये 25-20 तो कुछ महीना नहीं है, 1 लाख करोड़ जब आता है तो भी एफआईएस की वापसी आप करेंगे। ये तो तो मैं क्यों ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अभी एफआईएस की वापसी शुरू होगी, पहले धीरे धीरे, उसके बाद और तेजी पकड़ेगी बीटीए के बाद। मगर जो इनिशियल सेलिंग होगा उसमें डीआईआई प्रॉफिट बुक करेंगे लार्ज कैप में और उसको डाइवर्ट करेंगे मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि उन्होंने भी पैसा देख लिया है। तो एफआईएस आएंगे उन लार्ज कैप में जो उन्होंने खरीदारी की है, तो उनकी वैल्यूएशन और भी बढ़ेगी, तो तब रोटेशन होगा। तो डीआईएस वो लार्ज कैप को बेच देंगे, उनको प्रॉफिट बुक करेंगे
और उसको मिड स्मॉल कैप में धीरे धीरे डाइवर्ट करेंगे। तो मेरा एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी होगा, तो इसलिए निफ्टी न्यू हाई पहुंचेगी, उसमें शायद थोड़ी देर लगेगी, यही मेरी पॉइंट है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैं मेरे दर्शकों को समझाने दीजिए। सुनील सर ये कह रहे हैं कि डीआईज ने इस बार उल्टा खेला, थोड़ा लार्ज कैप में खरीदारी की, क्योंकि उनको पता है एफआई आएंगे, वो यही खरीदेंगे, तो उससे पहले हम खरीद लें, और जब वो खरीदेंगे तो और भागेंगे और हम उधर प्रॉफिट बुक करेंगे और हम जाएंगे मिड और स्मॉल कैप में। तो इंडेक्स भले ही न्यू हाई बनाने में थोड़ा समय लगाए और इधर मिड कैप में वो खरीदारी करे, इसलिए सर को लगता है कि न्यू हाई, हालांकि 700 पॉइंट ही अब बाकी है, 25,500 में हम खड़े हो, 26,241-43 पे आई था, लेकिन उसमें समय लग सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, राइट सर? यस यस करेक्ट। ये जबरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि निफ्टी अगर न्यू हाई के पास नहीं पहुंच रहा, तो ये चिंता मत करिए कि कुछ गड़बड़ है, ये अपने डीआईएस ने नया अपनी स्ट्रेटजी और का ये है। पिछले हफ्ते में या उसके पहले आपने पूछा था एक सवाल मुझसे कि 25,000 क्यों नहीं पार कर रही है निफ्टी। हाँ, अटक क्यों जा रहा है हाँ, वहां पे? ये आंसर उसका, क्योंकि जो 25,000 करोड़ आप बता आ रहे थे, तो डोमेस्टिक हाँ, उधर थोड़ा लार्ज कैप को बेच रहे थे उनको, इसलिए अटक गया था माय निफ्टी। गॉड, बहुत होशियार लोग हैं ये इसीलिए वो 25,200 पे अटक जाता था। माय गॉड, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए न्यू हाई पहुंच भी सकता है, लेकिन अगर ना पहुंचे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजिक बाइंग फंड हाउस की तरफ से हो रही है। अब सर, दूसरा सवाल जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, उसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे, और वो सवाल ये था कि आपने कहा था कि एक कॉन्ट्रेरियन मेरी बाई है कि आईटी में खरीदारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार आईटी में क्यों खरीदारी करनी चाहिए, वो तो अंडर परफॉर्मर है, ये है वो है। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार फिर से आप एड्रेस करें आज। श्योर। सो बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आप जैसे बताया ना, ये वाईटीडी आपको नेट नेट आफ्टर जिस 25,000 करोड़ की बात की आपने, उसके बावजूद अभी 1.3 करोड़ लाख करोड़ का नेगेटिव है एफआईएस का। राइट। और 3.5 लाख करोड़ का बाइंग रहा है डीआईएस का, राइट। तो अब देखें तो क्यों करेक्शन वाईटीडी के नंबर देखें तो निफ्टी अप 8.5% है, आईटी इंडेक्स डाउन 10.5% है, यानी 19% का अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि एफआईएस बेच थे और डीआईएस को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बात साफ थी कि अर्निंग्स गाइडेंस ठीक नहीं थी, यूएस में अर्निंग्स का डाउनग्रेड हो रहा था, माहौल ठीक नहीं था, ट्रम्प का टैरिफ का इंपैक्ट आएगा तो क्या होगा, टैरिफ आएगी तो इन्फ्लेशन आएगी, तो फेड का फिर रेट कट की सिचुएशन भी बाहर जा रही है, तो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का हालत क्या होगी। तो ये सब चीजें मिलाकर एक आईटी के ऊपर एक एफआईएस की बिकवाली बट डोमेस्टिक की ना खरीदने की बात भी हुई, इसलिए वो गिर रहा था। बिकॉज डोमेस्टिक को क्लैरिटी था कि हमारे देश में क्या हो रहा है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में, बैंकिंग में, राइट, क्या हो रहा है उनको पता है, जहां उनको क्लैरिटी है वो खरीद लेंगे। आईटी के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनके पास वो हुक नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वो जिस ब्रोकर्स की बात सुन रहे हैं उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, राइट। तो तभी ब्रोकर स्टैंडर्ड डायलॉग था, नहीं अमेरिका स्लो डाउन में जा रही है तो आईटी का बाइंग भी स्लो डाउन में जाएगा। तो एफआईएस तो आउट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट को बेच रहे थे, उसमें इंडिया को भी बेच रहे थे, उसमें आईटी का मुंह ले रहा था, मगर बाइंग सपोर्ट नहीं था डीआईएस से वो आईटी के लिए, इसलिए आईटी का गिरावट हुआ। अब मेरा व्यू कॉन्ट्रेरियन क्यों बना, क्योंकि दो तीन चीज सामने है, राइट। मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूं आपको। तो ये एक्सेसिव, ओके मैं एक्सेसिव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि यूएस के बेसिस पे डिसीजन लेना एक डिसीजन होता है आईटी के बारे में, बट इट्स ओनली अबाउट 60% ऑफ आईटी कंपनी सेल्स गो टू अमेरिका, 40% is 30% is rest of the world, 10% is इंडिया। ओके, तो एक्सेसिव फोकस है कि वो यूएस स्लोडाउन में जा रहा है, यूएस स्लोडाउन में जा रहा है, इसलिए वो है, बट इट इज नॉट 100% यूएस, वो एक याद रखना है, नंबर वन। एंड इवन जो 10% इंडिया में है, इंडिया में तो अच्छी ग्रोथ है, तो इंडिया की आईटी डिमांड तो इनफैक्ट इट हैज गॉन अप फ्रॉम 8% to 10% इन रीसेंट टाइम्स, सो इट इज इन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थोड़ी बहुत। एक दूसरी बात है कि अब पहले सिचुएशन था कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
और इसके कारण आपको रेट कट नहीं होंगे, हम्म, भले ही स्लो डाउन दिख रहा है ना। फेड ने ही अपना ग्रोथ का प्रोजेक्शन को कम किया, आईएमएफ तो कर दिया, पर फेड ने भी बताया कि मैं रेट कट नहीं कर रहा हूं क्योंकि दो मुझे स्लो डाउन दिख रहा है, मुझे इन्फ्लेशन 3% के नीचे के लेवल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि वो टैरिफ का इंपैक्ट को बिल्ड कर रही है अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट में। अब सिचुएशन ये है कि टैरिफ की स्थिति में डील मेकिंग मेरे ख्याल में ट्रम्प क्रिसमस के अंदर करा देंगे, और उन्होंने भी प्रेशर डाला है जनरली अमेरिकन कंपनीज के ऊपर कि ज्यादा इन्फ्लेशन का ये आप मत पास ऑन कीजिए, ओके। और टैरिफ में जो भी होता है उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, उसमें डेटा भी आया था रिसेंटली कि अमेरिका का ईयर ऑन ईयर इनकम ग्रोथ टैरिफ के कारण भयंकर जब हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो टैरिफ लगे हुए हैं उसका इनकम के कारण अमेरिकन इकोनॉमी को, तो एक है ये अमेरिकन फिस्कल पे ऊपर प्रेशर कम हो रहा है। और इवन एट $3 ट्रिलियन ऑफ टोटल इंपोर्ट्स अमेरिका का 20% भी एवरेज टैरिफ लगा तो $600 बिलियन का इनकम अमेरिका को हर साल आएगा, अस्यूम दिस टैरिफ। तो फिस्कल प्रेशर ऑन अमेरिका कम होगी, नंबर वन। नंबर टू, ये ग्रोथ का स्लो डाउन अल्टीमेटली टैरिफ का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट उतना नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस डील मेकिंग विच इज हैपनिंग, ओके। तो फेड ने भी, तो अभी भी मार्केट की स्थिति में क्या बदलाव है कि 2 रेट कट्स इस साल अभी फैक्टर हो गए जो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। अब जून में नहीं है, सितंबर और दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है। क्या मेरा बात कि जब वो रेट कट्स नजदीक आएंगे तो इक्विटी मार्केट और अमेरिकन रिवाइवल के लिए रेट कट आता है तो इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही है, तो जो नैरेटिव है वो बदलेगा फ्रॉम स्लो डाउन फेड इज डूइंग रेट कट टू सपोर्ट। ऑफ कोर्स ट्रम्प दबाव डाल रहे हैं पॉवेल के ऊपर, वो कुछ नहीं हो रहा है, और ट्रम्प का वो पॉवेल का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहे हैं, वो बात अलग है। मगर मेरा मानना है कि 2 रेट कट्स अगर आ रहे हैं तो दैट मींस नैरेटिव अबाउट अमेरिका, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच रही है। यस यस यस, तो एक वो चीज पॉजिटिव आएगी कि मार्केट में वो बदलाव आएगा कि अभी अमेरिका में रेट कट शुरू हो गया तो ग्रोथ की वापसी होगी, तो होल नैरेटिव विल चेंज फ्रॉम अ स्लो डाउन टू एफर्ट्स मेड टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ स्लो डाउन, राइट। ओके, बात तीसरी बात यह है कि तो आप रेट कट की बात, हाँ, एक वो बात मैं एक और कहता हूं, टोटल इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट्स के अंदर 60% बीएफएसआई सेक्टर के ऊपर है, राइट। अमेरिका में। अब रेट कट होता है तो कौन सा सेक्टर बेनिफिट करता है? स्वाभाविक है, वही करेगा। क्योंकि ये अमेरिकन इकोनॉमी की डरावट कर रहे हैं। अरे 60% इनका बीएफएसआई को है, अगर रेट कट आ गया तो बीएफएसआई कंपनीज विल डू वेल ना। यस यस, बिल्कुल। फिर अगर वो बिजनेस अच्छा कर रही है अमेरिका में तो ऑर्डर बुक क्यों नहीं पड़ेगा, राइट। सर ये बताइए, मैं खत्म करता हूँ हाँ, ये लाइन ऑफ। और एक पॉइंट है कि S&P 500 कंपनियों में 30% ऑफ द इनकम कम्स आउटसाइड ऑफ यूएस, राइट। तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या कह रहा हूं कि लॉट ऑफ द आईटी बायर्स वो खाली अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इमर्जिंग मार्केट को अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो बाकी देशों को भी बेचते हैं, तो खाली अमेरिकन इकोनॉमी का एक नेगेटिव ग्रोथ को लेकर उनकी बिजनेस डाउन में जाएगी, ये समझना भी टोटली राइट नहीं है, राइट। ओके, वो एक है। और फाइनली मैं बात बताऊं आपको कि जो स्थिति आप बता रहे हैं कि आईटी का जनरली स्लो डाउन में कम होता है, मगर पिछली बार की स्लो डाउन जो कोविड के टाइम में हुआ या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ, और अब में क्या फर्क है? अब में फर्क है एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो चीज एक्चुअली वो स्लो डाउन में इंक्रीज करते हैं बिकॉज कॉस्ट के ऊपर प्रेशर होता है, तो ये कॉस्ट रैशनलाइजेशन के लिए वो ज्यादा और भी अपना ध्यान नॉर्मल कोर बीपीओ की तरह सर्विसेज शायद वो कट करेंगे, मगर ये वाली जो मॉडर्न स्थिति है वो ऐसी डाउनटर्न पे ही उसका डिमांड बढ़ता है, ओके। सो मेरा मानना है कि
ये सब चीज जब सामने आएगी तो मेरी सिंपल सी बात है, जब आईटी, जब एफआईएस वापस आते हैं इंडिया को, राइट, उनकी सोच और एक डीआई की सोच में एक स्मॉल फर्क है। क्या बताऊं मैं, डीआईएस को जब ग्रोथ दिखता है वो हाई रिस्क लेते हैं, एफआईएस जब ग्रोथ दिखता है इमर्जिंग इकोनॉमी जहां पे हाई रिस्क है, उस हाई रिस्क इकोनॉमी में वो सेफ्टी ढूंढते हैं। इसलिए आईटी और एफएमसीजी ऐसी बातें चलती है क्योंकि एज इट इज वो रिस्क ले रहे हैं एक इमर्जिंग इकोनॉमी में, उधर जाके डबल रिस्क लेने से सोचेंगे, उधर जाके सेफ एलिमेंट सोचेंगे, और उनके लिए आईटी एफएमसीजी का सेफ्टी बात अलग है। मगर आईटी की सेफ्टी में क्या उनको कंफर्ट मिलता है कि उनको बायर्स की अच्छी समझ है। करेक्ट, क्योंकि उनकी कंट्री का ही बायर है। करेक्ट। तो क्या मैंने मानना है कि जब वो वापस आएंगे वो डेफिनेटली आपको एक सेफ सेक्टर में ही अपना खरीदारी शुरू करेंगे। और दो चीज मैं और बताऊंगा इसमें, क्या है कि फर्स्ट थिंग इज दैट, एक महीने में आपने बताया ना कि 25,000 करोड़ आए, एक महीने में 6 मंथ्स में 19% अंडर परफॉर्मेंस है। एक महीने का रिटर्न 3.2 3.5 दोनों पॉजिटिव सेम लेवल पे है। यानी आईटी की बारी एक महीने का रिटर्न देखो तो शुरू हो गया है। ये नया 25,000 करोड़ जो आया है वो आईटी को भी खरीद रहा है, इसलिए 3 महीने में आईटी इंडेक्स हैज परफॉर्म सेम एज, तो ये टाइड इज टर्निंग, राइट, उसके लिए टर्निंग। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा क्या है कि स्मेल द मनी, हर सेक्टर को देखे, वैल्यूएशन को देखे, ये देखे तो आप सी फ्यूचर ऑलवेज प्राइस में डिस्काउंट हो जाता है ना, ओके। तो पैसा कहां जाता है, इसीलिए आपको कई दफा कोई लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा कोई चीज ट्रेड होती है क्योंकि पैसा उसको चेंज कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते अरे लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर गया तो इसलिए अभी बेचो, नहीं, जाता है और भी ऊपर जाता है और भी ऊपर जाता है क्योंकि पैसा चेज करता है। तो जब एफआई, मेरा ख्याल है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ईजिंग, क्रूड ऑयल प्राइसेस की ईजिंग के कारण आपको एफआईएस की वापसी आएगी, तो जनरली वो एक सेफ्टी सेक्टर को ढूंढेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक कंपोनेंट होता है पैसिव फंड्स, और पैसिव फंड्स को चॉइस नहीं है कि इंडेक्स की जो शेयर है, तो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में 10% ऑलमोस्ट आईटी है, तो पैसिव फंड्स ऑटोमेटिकली 10% आईटी को अलोकेट करेंगे, तो बाइंग सपोर्ट आ जाएगी। तो ये सब चीज के कारण मैं देख रहा हूं कि मेरी ट्रिगर थी कि कब एफआईआई वापस आएंगे, और वो ट्रिगर ही मुझे ले रहा है कि आईटी में करेक्शन बहुत ज्यादा हो गया कि 19% अंडर परफॉर्मेंस इज नॉट जस्टिफाइड। तो अभी मैंने कहा कि बाय ऑन डिप शुरू करो, और अभी तक एक महीने वो प्ले आउट हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस है कि मीडियम टर्म में ये डेफिनेटली आपको अच्छी तरह प्ले आउट होगी। तो ये मेरी लॉजिक है ऑन कॉन्ट्रा कॉल ऑन आईटी, और मैं कॉन्ट्रा कॉल बता रहा हूं क्योंकि मार्केट ये नहीं सोच रही है जो मैं सोच रहा हूं, कॉन्ट्रा थिंकिंग है मेरी। सर आप ना बहुत सही सोच रहे हैं। इसको मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ लोगों को कि अगर किसी को पता चल जाए कि बड़े शहर का कोई मुंबई का सेठ या चेन्नई के सुनील सर जाके किसी छोटे शहर में जमीन खरीदने वाले हैं, तो पहले जमीन महंगी हो जाएगी। तो लोग पहले बाइंग शुरू कर देते हैं, यार भाई लौटने वाले लॉजिकल बात है, तो भैया पहले ही से, इसलिए एक्चुअली बाइंग शुरू भी हो गई है आईटी में। हम लोगों ने देखा पिछले 1 आध महीने में बाइंग देखने को मिल रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रा कॉल क्यों, तो इसलिए कॉन्ट्रा कॉल है, पूरे लॉजिक आपको इसमें समझा दिए गए हैं। अब सर एक स्टेटमेंट पे आपका कमेंट चाहिए छोटा सा। ट्रम्प साहब ने, एक तो वो मतलब बहुत बोलते हैं, कुछ समय कभी भी कुछ भी बोल देते हैं वो। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि अ वेरी बिग डील में फॉलो सूट विद इंडिया, क्योंकि चाइना के साथ वो ऐसी खबरें आ रही है उन्होंने कुछ साइन किया, वो कह रहे हैं बहुत जल्द अब इंडिया के साथ भी बहुत बड़ी मैसिव डील होने वाली है। तो जिसका इशारा आप कर रहे थे वो बीटीए वाला, और अब 9 जुलाई बहुत दूर है नहीं, तो क्या ये उसी तरफ कुछ इशारा है क्या? नहीं, ये इशारे को आप सही तरह से समझना है, ओके, ठीक है। बिग डील, ये शब्द को समझना है। क्यों मैं कह रहा हूं कि देखिए, अमेरिका का $3 ट्रिलियन का इंपोर्ट है, 1.2 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया का $50 बिलियन का सरप्लस है, यानी उनकी $50 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट है, राइट। तो क्या इसमें बिग हो सकती है?
उनकी टोटल 1.2 में चाइना का 500 बिलियन सरप्लस है, ऑलमोस्ट हाफ और 40%। हमारी क्या है, 3% भी नहीं है, 4% है। 1.2 ट्रिलियन में हमारी 50 बिलियन है। तो क्या बिग होते हैं। तो ये बिग डील का वो सही तरह से समझना है कि हमारे लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए इंडिया के साथ ट्रेड डील इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि उनको टैरिफ, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया उन्होंने, इट इज नॉट मेकिंग एनी मनी फॉर देम बिकॉज इट इज अ वेरी लो वॉल्यूम, राइट। क्योंकि 50 बिलियन सरप्लस है, अमेरिका 90 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा और उनसे 60 बिलियन हम 30 बिलियन हम खरीद रहे हैं, तो 50-60 बिलियन और का सरप्लस है। तो टैरिफ लगा रहे हैं ऑन सम $90 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स। उनकी टोटल इंपोर्ट $3 ट्रिलियन है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी को। तो बिग डील माने क्या? देखिए उनकी सोच, जाइए पहले मोदी ट्रंप मीटिंग को, टोटल ट्रेड वॉल्यूम को 190 बिलियन से 500 बिलियन में ट्रांसफर करना है ना। वो कैसे? ट्रेड वॉल्यूम की बात है, इंपोर्ट्स की बात नहीं है। उनके लिए अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया प्लस इंडियन एक्सपोर्ट टू अमेरिका, ये बात है। और वो कह रहे हैं कि $50 बिलियन का हमारा सरप्लस है, मगर उनका है कि ये 500 में शायद इक्वल होना चाहिए, यानी 250 बिलियन हम उनसे खरीदे और हम 250 बिलियन उनको। अब वो बिग डील माने क्या कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया विच इज नाउ हार्डली 40 बिलियन, करेक्ट? इफ दैट गोज टू 200 बिलियन, 5 times increase in their export to India, that is a big deal for Trump. राइट। बिग डील कि वो बोलेंगे कि क्या आप मुझसे 200 बिलियन खरीदने वाली है। सेकेंड चीज वो बताएंगे कि इंडियन कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री खोलने वाली है, करेक्ट? तो वो क्या हो गया, अमेरिका में प्रोड्यूस करने से वो हमारे क्या पहले, हम अमेरिका में प्रोड्यूस करेंगे, अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट होगा। तो वो डील उनकी तरफ से सोचिए, वो ये कोशिश करेंगे कि जो कंपनियां इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है उनको आप कारखाना अमेरिका में खोलिए, ये एक दबाव डालेंगे। सेकेंड दबाव डालेंगे कि हमसे भी कुछ खरीदिए आप। और क्या हो सकता है वो हो सकता है ऑयल, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है। तो एक भाग मुझसे खरीदेगी, वो एक है। सेकेंड होगी एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट, F-35 प्लेन, राइट। ओके। और तीसरी होगी हाई एंड प्रोडक्ट्स अमेरिका के, से हार्ली डेविडसन बाइक, टेस्ला कार, विस्की, जैक डैनियल्स विस्की, ये सब महंगी वाली प्रोडक्ट वो अमेरिकन कंपनीज है वो। और महंगी प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको इंडिया में कि हमारा भी एक केस शेप्ड हो रहा है ना कंजम्पशन, रिच आर गेटिंग रिचर। तो ये खाली रिच पॉपुलेशन को टारगेट वाली प्रोडक्ट्स है, तो उसके लिए ये विंस होगी। तो व्हेन ही सेज बिग डील, वो बोलेगा कि देखिए अमेरिका, इंडिया हैज अग्रीड टू बाय $100 बिलियन ऑफ ऑयल फ्रॉम मी, इंडिया हैज अग्रीड टू बाय $30 बिलियन by 2030 of defense equipment. They have opened the rate for Harley Davidson and Tesla and all of that. That is what he means by big deal. हम हमारी तरफ से कुएं में जो मेंढक बैठे उसकी तरफ से हम सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से क्या होगा। उसके लिए बिग डील है वो दो चीज, वही सिंपल, मुझसे आप क्या खरीदेंगे, मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स को। दूसरी बात है कितने इंडियन कंपनी को वो अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की, बहुत से इंडियन कंपनीज है जो ऑलरेडी करते हैं ना, भारत फोर्ज का है, महिंद्रा का है, लॉट्स ऑफ कंपनीज है। उनको कहेंगे कि आप इसको बढ़ाइए, मेक मोर ऑफ द प्रोडक्ट इन अमेरिका। तो इसी दो डील। और अटका हुआ डील कहां पे है मैं बताता हूं, क्योंकि बाकी तो बहुत चल रही है। अटका हुआ है अग्री में, क्योंकि उनको अपना सोयाबीन और कॉर्न इसके एक्सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर वो हमारे लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है, राइट। तो इसीलिए अटका हुआ है, वो एक है। और हमारी कोशिश होगी कि लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को राहत मिले, कि अमेरिका हमसे ज्यादा एक जेम्स एंड ज्वेलरी हो या टेक्सटाइल हो या लेदर हो या ऑटो कंपोनेंट्स हो, जहां पे हाई लेबर, क्योंकि इंडिया को विन दिखाना है सरकार को, तो इतने जॉब्स क्रिएट होंगे बीटीए के कारण। तो हमारी कोशिश होगी लेबर ओरिएंटेड जॉब क्रिएशन, उनकी कोशिश होगी कितना आप हमसे खरीद देंगे।
और इसीलिए उन्होंने हिंट किया है, बट वो ट्रेड डील में आएगा पता नहीं, कि जीरो टैरिफ, एक खबर आई थी ना, कंप्लीटली जीरो टैरिफ बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जीरो टैरिफ कब होगी? जब हम अमेरिका से ज्यादा चीज खरीदेंगे। तो कहां पे आगे फाइनली रेस्ट होगी मुझे पता नहीं, मगर बिग डील फॉर हिम। वो नहीं तो उसको क्या है बिग डील? बिग डील उसको अमेरिकन पब्लिक को दिखाना है कि मैंने इंडिया को इतना हमसे खरीदने का एक दबाव डाला है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो पीआर वर्क है ये एंड ऑफ द डे, बट दैट इज द बिग डील। तो क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट में थोड़ी शॉक होगी इसमें कि नहीं यार, हमने ये एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम अपनी तरफ से ही सोच रहे हैं ना। किसी को बाहर बैठ के अंपायर बन के अमेरिका एक तरफ, इंडिया एक तरफ, अंपायर की तरह डिसीजन लेना है, फिर इवेलुएट करना है। बिल्कुल सही। नहीं, आप बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। मुझे लगता है आज तक ऐसा एनालिसिस अभी तक किसी ने इस पे नहीं किया है कि वेरी बिग टर्म अगर वो बोल रहे हैं तो उसके लिहाज से सोचिए कि उसके लिए क्या वेरी बिग है, कि वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, ना कि ये छोटे मोटे टैरिफ वैरिफ से कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम बड़ा करो। और आप ऑयल वाला तो कोविड के बाद एक समय था कि हमने इंपोर्ट किया भी है थोड़ा उनसे ऑयल, और वो बहुत लोगों को शायद कम मालूम होगा, या मालूम भी होगा तो याद दिलाऊं कि अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल है। और अगर वो डिस्कवर्ड रिजर्व को देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट, अगर अनडिस्कवर्ड को देखें तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लोग सऊदी अरब और पता नहीं ईरान और इराक समझते हैं, यूएस में सबसे ज्यादा रिजर्व हैं। तो वो तो कह भी चुके हैं कि हमको तो खूब निकालना है, बेचना है। तो ये आपकी पॉइंट में दम है कि भैया वॉल्यूम बढ़ने वाला खेल है। तो ये एक मार्केट इसको कैसे लेगा होने के बाद पता नहीं। और अब वो बहुत नजदीक दिन है, 8-10 दिन ही बाकी है, कुछ वेरी बिग डील आने वाली है। तो थैंक यू सर, ये आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया कि हमको वेरी बिग के संदर्भ में समझना चाहिए, उनके लिए बड़ा क्या हो सकता है। जैक डैनियल भी आएगी। ओके, तो सर अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये, हालांकि वो अभी एक हफ्ते बाद भी ले सकते हैं, लेकिन टीज कर देते हैं, लोगों को प्रीएम्प्ट करा देते हैं। वो ये है कि Q1 अब शुरू होने वाला है, बहुत समय नहीं बच गया है, मतलब 10-12 दिन बाद शुरू ही हो जाएगा। तो आपकी आशाएं क्या हैं कि कैसा रह सकता है Q1? देखिए, मेरी आशा है कि एक्चुअली ये मानसून के आने के पहले ये समर बहुत गंभीर था, बहुत हॉट वेव। तो मेरी आशा ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में सेल्स नंबर अच्छा दिखे। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, वाटर कूलर, इन सब की चीजों, ये समर क्रिटिकल है। अभी ये मौका छूट गया तो समझिए रेस्ट ऑफ द ईयर में कैचअप करना मुश्किल है। तो इस वाली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट की नंबर्स, टॉप लाइन ही मुझे थोड़े, बॉटम लाइन छोड़ दीजिए, कॉस्ट की फैक्टर कैसी होगी, मगर डिमांड बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे अगले कैपेक्स साइकिल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ना है। तो वॉल्यूम सेल्स नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट है, वन। सेकंड, कंजम्पशन के अंदर ही मुझे देखना है कि क्या बॉटम ऑफ द पिरामिड वाली सेल्स बढ़ रही है या खाली महंगी चीज की बिक्री वाली हो रही है। तो ये दो चीज मेरे ध्यान में होंगे, क्योंकि वही मुझे लिए एक कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स साइकिल का एक आउटलुक बढ़ा सकता है। ओके, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उम्मीद करता हूं कि अच्छी आएगी, नंबर वन। और इसमें खास करके ऑटोमोबाइल के अंदर नंबर्स अच्छी आएगी, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या होता है कि मार्च के जो सेल्स नंबर्स है वो कुछ मार्च में आते हैं, कुछ अप्रैल में शिफ्ट हो जाते हैं नंबर के हिसाब से। क्यों, क्या होता है कि सब लोग अपना जो नंबर्स है उसको पुश करते हैं डीलर्स के तरफ, मार्च एंड टारगेट अचीव करने। तो एक्चुअल सेल्स उनका अप्रैल में होता है डीलर के लेवल से, राइट, बट बैक डेटेड होता है, मानी सब फाइनेंसिंग सब अप्रैल में आएगी, बट डेट 31 मार्च दिखाया जाएगा, क्योंकि वो फुल डिप्रिसिएशन की बेनिफिट ले सकते हैं वो बायर्स को, जो भी है डिप्रिसिएशन का बेनिफिट। तो एक स्पिलओवर का नंबर आ सकता है, तो वो भी एक खबर मुझे देखनी है। उसके अलावा ब्रॉडली मुझे दो इंडिकेटर्स से कोई थोड़ी उम्मीद बेहतर है। एक है जीएसटी का कलेक्शन, जो 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा था, तो नेचुरली वो एक पॉजिटिव है कि इकोनॉमी में अच्छी चल रही है। और दूसरी है पीएमआई का नंबर। आपने देखा कॉम्पोजिट पीएमआई तो 60 के ऊपर चली गई, इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग 58। तो पीएमआई इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। मैंने भी एक डाला था, शायद मैंने कॉपी किया आपको भी,
कि पीएमआई इज द बेस्ट प्रेडिक्टिव इंडिकेटर ऑफ कमिंग मंथ जीडीपी, राइट। तो ये पीएमए के नंबर आगे माने अरे अच्छे हैं तो नेचुरली वो कॉर्पोरेट की में दिखनी चाहिए ना। तो उम्मीदें मेरी अच्छी है कि इस बार आएंगे अच्छे, बिकॉज ऑफ दीज लीड इंडिकेटर जो कहूंगा मैं, पीएमआई और जीएसटी, तो इसके कारण मेरी आउटलुक पॉजिटिव है। थर्ड फाइनल चीज, और मैंने पिछले शो में भी शायद ये बताया था कि लास्ट क्वार्टर के अर्निंग सीजन में मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स ने गाइडेंस को बहुत कम बताया था क्योंकि टैरिफ का माहौल सामने था। तो मेरी उम्मीद है कि लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी थी, मगर वर्सेस एक्सपेक्टेशंस मिक्सड थी। इस बार मेरा है कि क्यू ऑन क्यू ग्रोथ भी अच्छी होगी मगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगी, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वर ऑल सबड्यूड। एक्चुअली एक्चुअल नंबर्स के चांस के वो कंसेंसस एस्टिमेट से बेहतर आए तो वो जैसे मैं सोचा हूं आ जाती है, फिर तो मार्केट इजीली नए हाई पहुंचेगा, बिकॉज मार्केट विल रीरेट ऑल द कंपनीज फॉरवर्ड पीई को। तो अगर ये जैसे मैं सोच रहा हूं आ जाती है तो फिर आपका निफ्टी का हाई कब पहुंचेगा वो क्लैरिटी आ जाएगी, मगर अर्निंग सीजन का रिजल्ट दिखने में तो एक और मंथ लगेगा ना। अगस्त में ही आप वो कॉल ले सकते हैं रियली, बिकॉज इनिशियल अर्निंग। तो यही मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। मार्च एंडिंग थी तो जो कैपेक्स रुका हुआ था वो भी सब लोगों के ऑर्डर बैकलॉग क्लियर होते हैं, तो ये वाला क्वार्टर मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेक्टर्स में काफी बढ़िया आना चाहिए। और पॉइंट आपका है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखी थी इसलिए वो ज्यादा अच्छा देखने को मिला। और एक चीज तो मैं देख रहा हूँ कि बजट में जो 1 लाख करोड़ की बात करी थी ना, तो वो रिटेल कंज्यूमर के हाथ में, मिडिल क्लास के, मई मंथ से ही आपको देखिए, अप्रैल में कोई टैक्स प्लानिंग कुछ नहीं करता है, राइट। तो मई से ही वो देखकर उसके जो लिक्विडिटी सरप्लस है, टैक्स की बचत हो गई, और जून 15 तक उन्होंने एडवांस टैक्स में भी वो देखा होगा कि मेरी टैक्स कम है, तभी वो कंज्यूमर सेंटिमेंट में ये महसूस होगा कि हाँ सच में मेरे हाथ में ज्यादा पैसा है। उसका इंपैक्ट भी मुझे देखना है कि वो कंजम्पशन के नंबर, यानी बॉटम क्या बोलता हूं मैं, मोटरसाइकिल, एंट्री लेवल कार, आधार, अफोर्डेबल हाउसिंग, इनमें मेरे को दिखना है कि क्या वो अपटिक दिख रही है। यस तो सर अब क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जाते जाते कि जब न्यू हाई आएगा तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना है कि रुकना है और बड़े हाई की तरफ चलना है? नहीं देखिए, वो जब आएगा तब देखा जाएगा क्या? वो सवाल में बीटीए आने दो, क्योंकि बीटीए में साफ साफ दिखेगा कि कौन से सेक्टर को पॉजिटिव है, कौन से सेक्टर को नहीं है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्निंग सीजन का तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मगर बीटीए तो आ जाएगी, न्यूज आ जाएगी, तब कौन से सेक्टर का नेगेटिव है। अगर वो मार्केट में हेवी वेट सेक्टर है तो नेचुरल मार्केट के ऊपर वो दबाव हो सकता है। हेवी वेट सेक्टर पे थोड़ी भी अच्छी खबर आ गई तो मार्केट को पुल अप कर सकता है, क्योंकि सेक्टरली मार्केट बहुत टिल्टेड है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पहले बीटीए को आने दो, क्लैरिटी आने दो, राइट, और उसके बाद में भी वी कैन डिसाइड कि कैसे, क्योंकि बहुत सेक्टरल रीअलोकेशन होगा उस टाइम पे, करेक्ट, क्योंकि जो पॉजिटिव सेक्टर है उसमें और भी एलोकेशन जाएगा, नेगेटिव में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो थोड़ा कंजेशन लेवल होगा उस टाइम में। उसमें मैं कह रहा हूँ कि तब एक क्लैरिटी से कॉल लेना, राइट, मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैं वो सवाल आपको थोड़ी बीटीए के बाद बात करेंगे ना, तब वी कैन गेट क्लैरिटी। बीटीए के बाद, और जैसे ही बीटीए साइन होगा जो भी होगा तुरंत हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसको फायदा किसको नुकसान, और इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सारे सवालों के जवाब हमने लिए, और सर की आज शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यही बिल्कुल आप, मतलब अपना स्माइल बड़ा इन्फेक्शियस है, मतलब आपको देख के मन एकदम खुश हो जाता है। और आज आपने शर्ट एकदम जबरदस्त पहनी है, मजा आ गया। चलो, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए। जी जी कुछ कह रहे थे? नहीं, अपलोडिंग हो रहा है तो वेट करेंगे थोड़ा, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप। यस यस, थैंक यू सो मच सर, और हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और जो नए एकदम ताजा सवाल और इश्यूज होंगे उनका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और सर का भी चैनल का मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसमें भी आपको पूरी नॉलेज सीरीज मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।